तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडियन लॉ मिनिस्ट्री ने एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 को पब्लिश किया है। अब यह इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि हमारा जो एडवोकेट एक्ट है 1961 उसको अमेंड करके 2025 लाया गया है। यह अभी बिल के रूप में लाया गया है। इस पर पब्लिक से सुझाव मांगा गया है और यह पब्लिश कर दिया गया है। इसके बारे में सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या आप एक प्रैक्टिस एडवोकेट हैं तो इस पर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वजह से इस वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। समझते हैं इंडियन अमेंडमेंट एक्ट 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसे पब्लिश किया है। जो हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 था उसको अमेंड करके एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया है। देखिए, समय के साथ सभी कानून बदल रहे हैं, इस वजह से इस एक्ट पर भी नए प्रोविजन ऐड करके इसे लाया गया है। ठीक, अगर आपको इस अमेंडमेंट बिल पर अपनी ओपिनियन देनी है तो आप इस ईमेल आईडी से गवर्नमेंट को 28 फरवरी से पहले ईमेल कर सकते हैं। dhruvakumar1973@government.in। इस पर आप करके अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या होगा, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगा उस पे 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उस पर पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट नहीं किए जाते थे, लेकिन अब 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर में 2 वुमेन एडवोकेट रिजर्व होंगी सेक्शन 4 के अनुसार। ठीक, सेक्शन 4 में दे रखा है कि 2 वुमेन एडवोकेट इसमें रिजर्व करी जाएंगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर के लिए, कि 2 वुमेन एडवोकेट होना बहुत जरूरी है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑन स्ट्राइक बाइकॉट। जो स्ट्राइक या बाइकॉट होते थे एडवोकेट द्वारा किए जाने से, उस पर रोक लगाई गई है कि अगर कोई भी एडवोकेट या एडवोकेट का दल अगर ऐसी स्ट्राइक करता है और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उस पर दिक्कत आती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और यह मिसकंडक्ट माना जाएगा, कोर्ट का मिसकंडक्ट माना जाएगा और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और यह किस सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 35A, धारा 35A, जो न्यायालय कार्य से बहिष्कार और व्यर्थ रहने पर रोक लगाता है। ठीक, कि कोई भी न्यायालय की प्रोसीडिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मान लीजिए कि जो बाइकॉट है, स्ट्राइक है, उस पर रोक लगाई गई है कि आप न्यायालय के कामकाज और न्यायालय परिसर में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। हाँ, आप स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन वो 35A सब क्लॉज 2 में दे रखा है, उससे कोर्ट की कार्यवाही और कोर्ट परिसर में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक, अगर उत्पन्न होती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और इसे मिसकंडक्ट माना जाएगा एडवोकेट द्वारा अगर ऐसा किया जाता है। तो उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी उसके लिए कमेटी टू डील विद दीज इन्वॉल्वड इन स्ट्राइक एंड बाइकॉट, उसके लिए कमेटी बैठाई जाएगी। सेक्शन 9B में दे रखा है कि उसके लिए कमेटी बैठाई जाएगी। इस पर यह देखा जाएगा कि स्ट्राइक या बाइकॉट हुई है ये कितने हद तक सही है या गलत है। ठीक है, उस कदाचार के लिए जांच की जाएगी। उस समिति में अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित व्यक्ति, विभिन्न उच्च न्यायालयों के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश और एक वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से 1 सदस्य, यह सब उस कमेटी में इन्वॉल्व होंगे। ठीक, और देखेंगे स्ट्राइक और बाइकॉट जो हुआ है सही है या गलत है। अगर गिल्टी पाया जाता है कोई एडवोकेट या एडवोकेट का संगठन तो सेक्शन 26A उसको स्टेट बार काउंसिल से, उसके रजिस्ट्रेशन से उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक, अगर स्ट्राइक होती है, अगर उससे बाधा नहीं पहुंचती कोर्ट को तो आप करिए, कोर्ट या कोर्ट के परिसर में बाधा पहुंचती है तो यह मिसकंडक्ट माना जाएगा और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई कैसे की जाएगी, उसके लिए कमेटी का गठन होगा, कमेटी में सब सदस्य मौजूद रहेंगे, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। और क्या चेंजमेंट किया गया है, पावर टू रिमूव कॉन्विक्टेड फॉर 3 years और मोर फ्रॉम द स्टेट रोल। कोई भी ऐसा एडवोकेट जो अपराधी घोषित हुआ है 3 वर्ष या 3 वर्ष से ज्यादा के लिए सजा के लिए अपराधी घोषित हुआ है, दोषी घोषित हुआ है, तो उसका नामांकन हटा दिया जाएगा। यह धारा 24A के अनुसार 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या सजा पाए गए वकीलों के नाम राज्य रोल से हटा दिए जाएंगे। उसके 12 साल बाद वह फिर से स्टेट रोल के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है,
इस नए अमेंडमेंट एक्ट में एंट्री ऑफ फॉरेन लॉ फर्म की भी एंट्री के लिए बताया है, ठीक है। या सेक्शन 49A सब क्लॉज फर्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ हैज द पावर टू मेक रूल गवर्निंग द एंट्री ऑफ फॉरेन लॉ फर्म और फॉरेन लॉयर इन इंडिया। कि जो सेक्शन 49A सब क्लॉज फर्स्ट है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वह रूल बनाएगी कि फॉरेन लॉ फर्म या फॉरेन लॉयर आकर इंडिया में प्रैक्टिस कर सके, ठीक। जो सेक्शन 49A है, इसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन टू द BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया नेसेसरी फॉर कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोविजन रूल्स और ऑर्डर। द डेफिनेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर टू इंक्लूड लीगल प्रोफेशनल अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। विद व्यवसाय का तात्पर्य किसी भी अधिवक्ता या विधि स्नातक से है जो न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या अन्य न्यायिक मंचों के समक्ष विधि का अभ्यास करता है या किसी निजी या सार्वजनिक संगठन में विधिक कार्य करता है, जिसमें वैधानिक और स्वायत्त निकाय, घरेलू और विदेशी विधि फर्म और कॉरपोरेट संस्थाएं शामिल है। इसमें एडवोकेट के बारे में भी चेंजमेंट लाया गया है, एडवोकेट के डिफिनेशन में भी चेंजमेंट आया है। लॉ ग्रेजुएट के डिफिनेशन में भी चेंजमेंट आया था। पहले क्या होता था, वही लॉ ग्रेजुएट माने जाते थे जो लॉ की पढ़ाई के बाद जिनका स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता था, उन्हीं को लॉ ग्रेजुएट माना जाता था। लेकिन आप जो भी लॉ की डिग्री लिए है वो भी एक लॉ ग्रेजुएट ही माना जाएगा। प्रैक्टिस ऑफ लॉ की भी डिफिनेशन के बारे में बताया गया है। इसमें चेंजमेंट किए गए हैं कि कहीं पर भी वो कोर्ट हो या क्वासी ट्रिब्यूनल हो, ट्रिब्यूनल कोर्ट हो या कोर्ट हो, कहीं पर प्रैक्टिस कर रहा है तो लॉ की प्रैक्टिस ही मानी जाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन प्रोविजन। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है क्योंकि बहुत सारी PCSJ की परीक्षाएं होती हैं, हर स्टेट के अलग अलग उस पर प्रैक्टिस मांगते हैं। तो सेक्शन 2I में क्लॉज में इसके बारे में दे रखा है कि स्पेसिफाई दैट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू बाय द स्टेट बार काउंसिल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। बार एसोसिएशन, कोर्ट्स ये भी सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स, क्वासी जुडिशियल फॉरम या प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग लॉ फर्म एंड कॉर्पोरेट एंटाइटल्स, ये भी सब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, दे सकते हैं। विल सर्व एज अ प्रूफ ऑफ लीगल प्रैक्टिस का एक प्रूफ दे सकते हैं कि इन्होंने हमारे यहाँ लीगल प्रैक्टिस करी है और वो मान्य होगी, ठीक। लीगल प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है। तो ये सारे सब चेंज किए गए हैं एडवोकेट एक्ट में। उसके साथ साथ मैंडेटरी बार एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन। दोस्तों इसमें अ न्यू सेक्शन 33A मैंडेट दैट ऑल एडवोकेट प्रैक्टिसिंग बिफोर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और अथॉरिटीज मस्ट रजिस्टर विद अ बार एसोसिएशन वेयर दे प्राइमरी प्रैक्टिस। नई धारा 33A के अनुसार न्यायालयों, न्यायाधिकरणों एवं प्राधिकारियों के समक्ष वकालत करने वाले सभी अधिवक्ताओं को उस बार एसोसिएशन में पंजीकरण कराना होगा जहां वे मुख्य रूप से वकालत करते हैं। जिस स्टेट में या जहां पर भी वकालत कर रहे हैं वहां पर अपना पंजीकरण, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसी के बाद वह वकालत कर सकते हैं। अगर वह स्थान को चेंजमेंट करते हैं, कहीं छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो उस अधिवक्ता को 30 दिन के भीतर पिछले बार एसोसिएशन को सूचित करना होगा। जहां पर वो पहले प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पर 30 दिन के भीतर उसे सूचित करना होगा। और अधिवक्ता है उनको केवल एक बार एसोसिएशन में ही वोट देने की अनुमति होगी। पावर टू इशू डायरेक्शन। द बिल इंट्रोड्यूस सेक्शन 49B ग्रांटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू डायरेक्ट द BCI इन इम्प्लीमेंटिंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड इट रेगुलेशन। अब क्या है कि इस विधेयक से धारा 49B को शामिल किया गया है। धारा 49B को शामिल किया गया है जो केंद्र सरकार को अधिनियम और इनके विनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन में BCI को निर्देश देने का अधिकार प्रदान करता है। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये BCI को निर्देश दे सकती है, ठीक है, क्या आप ये सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, इसको सही से करिए या सुधारिए कार्य, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट BCI को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दे सकती है। स्ट्रिक्टर डिसिप्लिनरी मेजर्स एंड मिसकंडक्ट लायबिलिटी इनहेंस पेनल्टी फॉर अनऑथराइज्ड प्रैक्टिस। की धारा 45 के तहत बिना उचित प्राधिकरण के वकालत करने वाले को 1 साल तक की कैद या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर जो फर्जी जाली अपनी लॉ की डिग्री बनाकर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको पहले का था 6 महीने की जेल,
लेकिन अब 1 साल की जेल या 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, ये बढ़ा दिया गया है। तो पहले क्या था 6 महीने, उसको बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है अगर वो फर्जी जाली डिग्री बनाकर प्रैक्टिस करता है। अधिवक्ता के कदाचार के लिए उत्तरदायी धारा 45B, यदि किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के कदाचार के कारण नुकसान होता है तो वे उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए BCI द्वारा निर्धारित विनियमों के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी एडवोकेट के मिसकंडक्ट के द्वारा किसी क्लाइंट को नुकसान पहुंचता है तो वो एडवोकेट के लिए BCI के निर्देश द्वारा निर्धारित नियमों के द्वारा शिकायत दर्ज कर सकता है उस एडवोकेट के खिलाफ कि प्रत्येक 5 साल में एडवोकेट की वेरिफिकेशन होगा। एडवोकेट का वेरिफिकेशन होगा प्रत्येक 5 साल में, ठीक है। कहीं किसी की डिग्री फर्जी तो नहीं है, कहीं किसी की डिग्री जाली तो नहीं है, पैसे देकर डिग्री तो नहीं बनवाई गई, इससे कि डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सके। अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और यह प्रत्येक 5 साल में जांच की जाएगी। तो दोस्तों ये सारी नई अपडेट हुई हैं और बहुत सी सारी अपडेट हैं कि अब बार काउंसिल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल होगा। अब एडवोकेट स्ट्राइक करने के लिए यह देखना पड़ेगा कि कहीं इस पर कोर्ट वर्क में या कोर्ट परिसर में दिक्कत तो नहीं आ रही, या एडवोकेट को देखना पड़ेगा। जो विदेशी लॉयर हैं, जो विदेशी वकील हैं, वो भी आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए भी नियम बनाए जाएंगे। तो दोस्तों इस पर बहुत सारे अपडेट हुए हैं। इन अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो दोस्तों ये आप मेल दे रखी है, इस पर आप गवर्नमेंट को सुझाव दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।